कैसे पुरस्कृत करता है, सम्मान और इज्जत के साथ, है ना। लेकिन 30 अक्टूबर 1994 के दिन 3 पुलिसकर्मी सुबह सुबह एक प्रसिद्ध 53 वर्षीय इसरो वैज्ञानिक के त्रिवेंद्रम घर पर पहुंचे, जो उस दिन तक भारत की क्रायोजेनिक तकनीक के प्रभारी थे और जिन्होंने 1 साल पहले ही भारत के PSLV रॉकेट लॉन्च करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब एस नाम्बी नारायणन ने अपना दरवाजा खोला, उस वक्त से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। क्यों, क्या हुआ? मेरा परिवार तो ठीक है ना? सीनियर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने नाम्बी को आगे की सीट पर बैठने को कहा, जो अपराधियों के साथ कभी नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें हमेशा पीछे ही बैठाया जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नाम्बी को वैसा सम्मान नहीं दिया गया और वे सीनियर के कैबिन के बाहर बुलावे का इंतजार करते रहे। आखिरकार ऑफिस के बाहर वाले बेंच पर ही उनकी आंख लग गई। अगली सुबह उन्हें एक चौंकाने वाली खबर के साथ जगाया गया। उठिए नारायणन साहब, सोने का टाइम खत्म, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत ले जाने के वक्त भी नाम्बी को ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या जुर्म किया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? श्री नाम्बी नारायणन, क्या आप अपना अपराध कबूल करते हो? कैसा अपराध? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। तब पहली बार उन्हें पता चला। कैसा अपराध? आपने भारत की गुप्त अंतरिक्ष तकनीक की जानकारी पाकिस्तान को बेच दी। हैरान, नाम्बी ने कोई भी गुनाह स्वीकार करने से इनकार किया और तत्काल 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कुछ ही घंटों में अखबार में उनकी खबरें छपने लगी। गद्दार, इस शख्स ने भारत की रॉकेट तकनीक पाकिस्तान को बेचा। एक संज्ञा जाल, हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर मालदीव की 2 महिला मरियम रशीदा और फौजिया हसन ने सेट किया था, जाहिर है कि एक पड़ोसी देश के इशारों पर। कहानी नाम्बी की गिरफ्तारी के 10 दिन पहले शुरू होती है, जब एक कथित जासूस मरियम रशीदा को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया गया कि उसके पास इसरो के रॉकेट इंजन की गुप्त तस्वीरें मिली। किसने दी ये ड्राइंग? क्या नाम है उसका? क्या नाम है तुम्हारे पाकिस्तानी हैंडलर का? पुलिस के मुताबिक उसके कबूलनामे के आधार पर मालदीव की एक और नागरिक फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर रशीदा की हैंडलर थी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ग्लाव कॉस्मोस के भारतीय एजेंट के चंद्रशेखरन भी हिरासत में लिए गए। एक अन्य इसरो वैज्ञानिक डी शशि कुमारन के साथ, जो अहमदाबाद में तैनात थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व DIG CB मैथ्यू के मुताबिक होटल मद्रास इंटरनेशनल था, जहां ये 5 आरोपी 24 से 26 जनवरी 1994 के बीच मिले। माना जाता है ISI के कोलंबो स्थित मालदीव एजेंट एक जुहेरा की मौजूदगी में। वहां दस्तावेजों से भरे ब्रीफकेस को नकद से भरे ब्रीफकेस से अदला बदला गया। होटल के रजिस्टर में कथित तौर पर RS श्रीवास्तव एक ऐसा नाम भी था, जो IB के मुताबिक केरल के IG रमन श्रीवास्तव होने की संभावना थी। इस बीच नाम्बी की 11 दिन की न्यायिक हिरासत पीड़ा के महीनों में बदल गई। उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को पुलिस और मीडिया दोनों ने ही मिलकर चीथड़े कर दिया। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के प्रभारित पुलिस ने नाम्बी नारायणन पर जासूसी गिरोह का अहम सदस्य होने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी, बेटी और नाम्बी के जानने वालों को इन आरोपों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने 28 साल पहले 1967 में घटी घटना याद दिलाई, जब इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के सामने एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव रखा। नम्बी, अगर आप अमेरिका आईवी लीग कॉलेज में भर्ती हो जाओ तो मैं तुम्हें 1 साल की पढ़ाई के लिए छुट्टी दे सकता हूँ। वापस आकर मेरे साथ काम करोगे। नाम्बी ने आवेदन किया और 3 साल बाद नासा फेलोशिप के साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीट हासिल की। रासायनिक रॉकेट प्रपोल्शन में मास्टर डिग्री, जिसे हासिल करने के लिए इस मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र ने दिन रात एक कर दी। प्रोफेसर लुइगी क्रोको की निगरानी में
जो सैद्धांतिक वायु गतिकी और रॉकेटरी जेट प्रणोदन के क्षेत्र में माहिर थे। नाम्बी ने रॉकेट की तरह 10 महीनों में अपनी पढ़ाई पूरी करके रिकॉर्ड बनाया और अमेरिका में नौकरी का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया। मैं वापस जाकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। वापस आने के बाद नाम्बी ने 1970 के दशक में लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स और थ्रस्ट इंजन विकसित करना शुरू किया। अब जिस चीज की देश को जरूरत थी वो था रॉकेट का तीसरे चरण को शक्ति देने वाला एक क्रायोजेनिक इंजन, जिससे भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके। इसरो में 25 साल की सेवा के बाद नाम्बी को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही वो गिरफ्तार किए गए। क्या कोई साजिश चल रही थी? ट्विस्ट का इंतजार करें और हाँ, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट भी डालें। हिरासत में अपना ध्यान लाइए, जहां नाम्बी को घंटों तक पीटा जा रहा था। नींद हराम करने के लिए जेल में बीते महीने हर रात उनकी हथकड़ी बिस्तर पर लगाई जाती थी। आईबी और केरल पुलिस की पूछताछ के दौरान उन्हें लगातार 30 घंटों तक खड़े रहकर सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि वो एक और इसरो निदेशक को फंसाने में झूठा आरोप देने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ तो बताओ, ए माया मुथ्थू गम का इससे क्या ताल्लुक था? कितनी बार बताऊं सर, मुथ्थू नायगम किसी भी गलत चीज में नहीं जुड़ा है और न ही मैं। ओहो अंगान्यो, मना करने पर उनकी धुलाई होती। जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाते और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और भले ही लाई डिटेक्टर टेस्ट रिजल्ट भारतीय अदालतों में मंजूर नहीं किए जाते, फिर भी कई बार उन पर यह मजबूरन किया गया, इस तलाश में कि अगर कुछ तिनका भी मिल जाए तो उन पर दबाव डाला जा सके। आपने विकास क्रायोजेनिक इंजन की जानकारी पाकिस्तान को बेची। उन पर पाकिस्तान के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक से मिलने का आरोप लगाया। आपकी अब्दुल सलाम से पहली बार कब और कहां मुलाकात हुई? लेकिन हर बार उन्होंने टेस्ट पास किया। मीडिया द्वारा मामले को उछालने के बाद जब भी कोर्ट में सुनवाई के लिए उन्हें लाया जाता, भीड़ चिल्लाने लगती, जासूस, गद्दार। उनकी गिरफ्तारी के 1 महीने बाद जब सीबीआई ने केरल इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच को अपने हाथों में ली, पूरा का पूरा मामला ताश के पत्तों से बने घर की तरह ढह गया। इसरो ने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया G7 देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए, जो परमाणु हथियारों को कम से कम देश के हाथ लगाना चाहते थे। इसलिए भारत ने जानबूझकर परियोजना के काम को पारदर्शी बनाया, ताकि शक्तिशाली समूह के क्रोध का सामना न करना पड़े। स्वयं अपने ठेकेदारों को विकास इंजन की डिजाइनें साझा की, तो फिर नाम्बी पर ये गुप्त तस्वीरें बेचने का इल्जाम कैसा? दूसरी बात, बोरिस येल्सिन के सोवियत संघ के क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने के भारत के प्रयास अमेरिकी दबाव के कारण अटक गए थे, बल्कि नाम्बी को उसी तकनीक को विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया। तो वो उस चीज को कैसे बेच सकते हैं जो भारत के पास उस वक्त मौजूद ही नहीं थी? तीसरी बात, पुलिस का यह आरोप था कि पाकिस्तान ने अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद अब्दुल सलाम को भारत की जासूसी करने के लिए भेजा था, वो भी संदिग्ध था। नाम्बी ने हिरासत में अखंडनीय तर्कों के साथ इसका विरोध किया था। क्या पाकिस्तान उनके जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को इस काम के लिए भेजेंगे या किसी अनजान को? अगर भारत को पाकिस्तान की जासूसी करना हो तो क्या हम अब्दुल कलाम या UR राव को भेजेंगे, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके? चौथा, जांचकर्ताओं ने उन 5 अलग अलग चंद्रशेखरों का पता लगाया जो उन 3 दिनों में होटल मद्रास इंटरनेशनल में रुके थे। उनमें से कोई भी शख्स वो चंद्रशेखर नहीं था जिस पर केरल आईबी ने आरोप लगाया था। पांचवा, सीबीआई ने जब नाम्बी के घर पर छापा मारा तो उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसे वो 7,300 की तनख्वाह में नहीं खरीद सकते, जिससे उनको आरोपों पर संदेह होने लगा। अगर उसके पास पैसे होते तो क्या वो 14 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदता? अन्य आरोपी फौजिया और मरियम, जिसने सौदे से कथित तौर पर लाखों कमाए थे, उनकी भी कड़की चल रही थी।
बेंगलोर में फौजिया ने मकान मालिक से अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए 10,000 रुपए उधार लिए थे, जबकि मरियम, जिसे पुलिस ने छानबीन के लिए भारत में रहने पर मजबूर किया, उसे अपनी सोने की चेन 4,000 में बेचनी पड़ी ताकि वो रहने भर का खर्चा उठा सके। छठा, त्रिवेंद्रम का होटल फोर्ट मैनूर, जहां केरल आईबी ने अहमदाबाद तैनात इसरो वैज्ञानिक शशि कुमारन पर 1990 में आईएसआई एजेंट जुहेरा से कई बार मिलने का आरोप लगाया था। उसका उस समय पूरी तरह से निर्माण तक नहीं हुआ था और जिसका संचालन 18 महीने बाद शुरू हुआ। सातवां, गुप्त दस्तावेजों की कथित 40 किलोग्राम खेप जो त्रिवेंद्रम में रूसी कार्गो कंपनी यूराल एविएशन की उड़ान पर बुक की गई थी। वहां की कस्टम में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं मिली। आखिरकार नाम्बी को तब थोड़ी राहत मिली जब सीबीआई ने उनसे माफी मांगी। हमें बहुत खेद है सर। और गिरफ्तारी के 50 दिन के बाद उन्हें जमानत मिली। सीबीआई की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है, कोई गुप्त दस्तावेज लीक नहीं किए गए, किसी भी आरोपी को कोई पैसा नहीं मिला और केरल आईबी की पूछताछ रिपोर्ट गलतियों से भरी थी। कुछ एक साल बाद एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। हम सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मामला बना बनाया हुआ था। भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी से बरी कर दिए जाने के बाद भी के नारायणन केरल के नए नवाजे एलडीएफ सरकार के प्रमुख पिछली सरकार की अक्षमता दिखाने के लिए मामले को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन कर न पाए। 2001 में नाम्बी के सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने केरल सरकार को उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी की 25 साल लंबी न्याय के संघर्ष की दाद देते हुए उन्हें और 50 लाख का मुआवजा दिया। यह उनकी शारीरिक और मानसिक यातना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए। 2020 में पिनराई विजयन की नवनिर्वाचित एलडीएफ केरल सरकार ने उन्हें और 1.3 करोड़ दिए। एक साल पहले उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित जस्टिस डी.के. जैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी, जिसने 18 पूर्व पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। 1996 की सीबीआई सिफारिशों के तकरीबन पूरी तरह से मंजूरी देते हुए उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने नाम्बी नारायण को फंसाया। क्या नई जांच इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि नाम्बी और अन्य लोगों को किसने और क्यों फंसाया? इसके 2 जवाब हो सकते हैं। केरल पुलिस इंस्पेक्टर एस विजयन के मुताबिक उन्होंने मरियम रशीदा को तिरुवनंतपुरम के एक लॉन्च से इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने अपने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया था। लेकिन ऐसा नहीं था। रशीदा दरअसल खुद थाने में विजयन से मिलने आई थी क्योंकि उन्हें अपना वीजा बढ़ाना था। मेरे पास फ्लाइट का टिकट है, लेकिन बंद के कारण शायद मैं एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाऊंगी। मरियम ने बाद में आरोप लगाया कि विजयन ने उसके साथ यौन संबंध रखने की मांग की, जिसके लिए उसने मना किया। ये असली वजह थी उनकी गिरफ्तारी की और मना करने की हिम्मत दिखाने के लिए कैद में उसे मारा गया। माना जाता है कि जब इंस्पेक्टर विजयन ने उनके सामान की जांच की तो उसकी डायरी से एक टेलीफोन नंबर मिला। इत्तेफाकन वो नंबर इसरो वैज्ञानिक डी शशि कुमारन का निकला जो नाम्बी के अधीन काम करते थे। इसरो वाले का नंबर तुम्हारी डायरी में क्या कर रहा है? उनकी पत्नी एक डॉक्टर है, मैं उन्हें देखने गई थी। कांग्रेस के एंटनी गुट ने इस मौके का फायदा उठाकर करुणाकरण सरकार को गिराने की कोशिश की। जैसे जैसे जासूसी मामला बड़ा होता गया, कुछ मलयालम अखबार केरल पुलिस द्वारा दी गई मसालेदार खबरों को छानने लगे। मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी इंस्पेक्टर जनरल रमन श्रीवास्तव का नाम घोटाले में घसीटा गया। अंत में करुणाकरण को इस्तीफा देना पड़ा और घोटाले ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की। लगता है कि ऐसी चालें केरल की राजनीति का प्रतीक है, जिसमें घोटाले वास्तविक या काल्पनिक कई सरकारों के पतन का कारण बना है। दूसरी साजिश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की, जो बुश 41 के प्रशासन के समय की बात है।
नाम्बी की टीम ने विकास इंजन की 4 में से 2 चरणों को विकसित किया, जिसकी तकनीक बाद में पीएसएलवी में भी इस्तेमाल की गई। अब उन्हें क्रायोजेनिक इंजन परियोजना का भी इंचार्ज बनाया गया, जो आने वाले दिनों में भारत को अंतरिक्ष और अंतर्ग्रहीय मिशन उड़ाने के योग्य बनाता, और जिसने बाद में 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर ले जाने में भी मदद की, और वो भी नासा और ईसा से विपरीत किफायती दाम में। इसरो के मंगल मिशन में 550 करोड़ खर्च हुए। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम 750 करोड़। यदि भारत सफल होता तो पश्चिमी देशों को लाखों डॉलर का नुकसान होता, जिस वजह से ये एक और संभावना बनती है। हालांकि नाम्बी पहली संभावना में ज्यादा विश्वास करते हैं। करुणाकरन के खिलाफ उन्हें ये पर्याप्त साजिश मिली। अगर यही बात है तो आईबी ने नाम्बी के जीवन को खराब करने के साथ साथ भारत की अंतरिक्ष मिशन परियोजना को भी नष्ट किया। नाम्बी को अपनी पुरानी नौकरी कभी वापस नहीं दी गई और इसरो की बेंगलोर सुविधा में जिंदगी भर कुर्सी पर बिठाए रखा गया। 79 वर्षीय वैज्ञानिक अभी भी न्याय और जवाबों के लिए तरस रहे हैं। जो कुछ भी हो, मेरा करियर, इज्जत, सम्मान और खुशी सब छीनी गई। शायद अब उन्हें कुछ जवाब मिले और उन अफसरों पर कार्रवाई चले जिन्होंने उन्हें